Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the second lecture on BSA, so let's get started. Today we will study doctrine of res gesche. अब res gesche का मीनिंग क्या होता है हम वो देख लेते हैं. Under the chapter of BSA, section 3 to 50 provides that in any suit or proceeding, evidence may be given fact and issue under relevant fact, and section 4 to 50 declares as to which factor relevant fact. यहाँ पे बोलता है कि सेक्शन 3 to 50 प्रोवाइड करता है कि एनी सूट प्रोसीडिंग एविडेंस मे बी गिवन फैक्ट एंड इशू, और रेलेवेंट फैक्ट बताता है 4 to 50 के अंदर कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है. Section 4 declares that fact forming part of the same transaction are relevant. Section 4 जो है वो बोलता है कि जो फैक्ट होते हैं, जो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन होता है, वो रेलेवेंट होता है. ये प्रिंसिपल को डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेशे बोला गया है. The phrase which means things done and is equivalent is said and done in the course of same transaction. अब डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेस गेशे का सिंपल मीनिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी चीज बोला जाए और किया जाए सेम ट्रांजैक्शन ऑफ समय, मतलब कि सेम समय में किया जाए वो. अब इसका एसेंशियल देख लेते हैं. इसका पहला एसेंशियल है सेम ट्रांजैक्शन. As mentioned above, for the fact to become relevant under Section 4, it is necessary that such fact is so connected with issue as to form parts of same transaction. The term transaction has not been defined in BSA, but in general means the term refers to an affair of carrying through, but the purpose of doctrine is a specific definition of term is given by Sir James Stephen. According to him, transaction is a group of facts together to be referred by single legal name. अब इसका एसेंशियल पहला क्या बोलता है कि सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए. अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलता है. सच फैक्ट इज सो कनेक्टेड विद द इशू as as to form parts of the same transaction. जो फैक्ट्स है वो इशू से इतना कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन बन जाता है. अब यहाँ पे एक केस लॉ है रैटन वर्सेस क्वीन, जिसको हम लोग स्टेट भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो वो कॉल करती है कॉल हेल्पलाइन में और बोलती है कि प्लीज सेंड द पुलिस, और अपना एड्रेस देती हैं. और जब तक जो हेल्पलाइन नंबर था वो पुलिस से कनेक्ट कर पाता तब तक कॉल अपने कट हो जाता है. ये मतलब इनका स्टेटमेंट बस इतना ही रहता है कि प्लीज कॉल द पुलिस, आई नीड हेल्प. जब पुलिस इनके दिए गए एड्रेस पे पहुंचती है तो देखती हैं कि ये मर चुकी हैं और इनके जो हस्बैंड होते हैं वो एक्यूज फाउंड होते हैं. ठीक है, इन्हें गनशूट कर दिया जाता है. तो अब यहाँ पे जजमेंट क्या होता है कि क्योंकि इन लेडी ने वो एक्सीडेंट होने से पहले कॉल किया था. अब आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे पता है कि हाँ मेरे साथ अभी 1 घंटे के अंदर ये हो जाएगा. किसी को नहीं पता होता. अगर पता है मतलब कि दैट वाज अ फैक्ट एंड इशू, जो कि एक रेलेवेंट फैक्ट भी था कि इन्होंने कॉल किया था. तो यहाँ पे इनके हस्बैंड जो थे वो उनका कहना था कि ये गलती से गन शॉट हो गया था, ये साफ कर रहे थे उसे. तो यहाँ पे जजमेंट ये आया था कि अगर ये गलती से होता या कोई एक्सीडेंट होता तो ये कभी भी पुलिस का हेल्प के लिए कॉल नहीं करती, और इसके लिए इनके हस्बैंड को लायबल फाउंड किया गया था. अब यहाँ पे देख लेते हैं फैक्ट क्या था और जजमेंट क्या था. फैक्ट: देयर वाज अ मैन चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ. ही डिफेंडेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट सेइंग दैट द गन शॉट वेंट accidentally. However, there was evidence to show that the deceased wife called the helpline number and said, "Get me the police, please." But before the can operator can connect call to the police station, the lady who spoke gave her address and then call ended by its own. Thereafter, the police went to the address and found that the body of the woman, that is the wife of accused, मतलब कि इन्होंने उसे मार दिया. अब जजमेंट क्या था. लॉर्ड विल्बरफोर्ड delivering the judgment said the act of the deceased of calling
telephone operator and the words said by her are relevant here as to form parts of the same transaction. क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंट के जस्ट पहले अगर कॉल किया तो वो रेलेवेंट एक्ट हो जाएगा सेम ट्रांजैक्शन का, which is the issue before the court, and the basis of these facts are the accused was convicted for murder, because no victim of an accident can even think of calling the police and ask for help before the happening. Her call was clear to show that the shooting in question was intentionally and not accident. Moving forward, second बोलता है time and place. Section 4 of BSA makes express mention that it is not necessary factor connected or occurred at same time and place in order to form part of same transaction. अब ये क्या बोलता है सेकंड एसेंशियल इसका टाइम एंड प्लेस बोलता है, ये बोलता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो फैक्टर कनेक्टेड होता है वो सेम टाइम और सेम प्लेस पे करो. This is so because no limitation can be imposed as to length of time over which the transaction should extend. अब सेम ट्रांजैक्शन को कोई लिमिट ऑफ टाइम नहीं है, वो सेम इशू के लिए होना चाहिए बस. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम वो देखते हैं. Where a conspiracy is entered into a certain people to overthrow the government by force, and for this purpose funds are collected at B's place, task forces trained at C's place, and arms are collected at D's place. All these acts are part of same transaction. अब एक कॉन्स्पिरेसी करता है कि गवर्नमेंट को फोर्स से हटाना है, तो जिसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं, तो फंड्स जो होते हैं वो बी के हाउस में कलेक्ट होते हैं, जो फोर्स ट्रेंड होते हैं वो सी के हाउस में होते हैं, और जो आर्म्स कलेक्ट होते हैं मतलब कि जितने भी वेपन्स होते हैं वो डी के हाउस में कलेक्ट होते हैं. तो ये सब अलग अलग टाइम पे हो रहा है पर सेम पर्पस के लिए हो रहा है, तो ये भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन ही कहाएंगे. थर्ड में यहाँ पे बोलता है द स्टेटमेंट मेड बाय वन पर्सन और एक्ट ऑफ द पर्सन शुड बी स्पॉन्टेनियस टू द मेन ट्रांजैक्शन. दिस स्टेटमेंट विच आर कंपनी फिजिकल हैपनिंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि द स्टेटमेंट मेड बाय वन पर्सन और एक्ट, मतलब of the person should be spontaneous to the main transaction. यहाँ पे बोलता है कि जो भी स्टेटमेंट होता है वो कोई भी पर्सन और एक्ट के द्वारा, पर्सन शुड बी स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए मेन ट्रांजैक्शन के लिए. अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट विच अकम्पनी फिजिकल हैपनिंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. जो भी फिजिकल हैपनिंग होता है वो भी सेम ट्रांजैक्शन के लिए ही लायबल होगा. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. अब इसमें क्या हुआ था कि इन दिस केस एक हस्बैंड था और उसके फादर और मदर प्रोसिक्यूटेड थे, ठीक है, फॉर मर्डर ऑफ, सपोज यहाँ पे एक ए है और इसकी वाइफ बी का मर्डर हो जाता है. इसके पेरेंट्स मतलब मदर और फादर, इन्हें एक्यूज फाउंड किया जाता है. There were evidence to show that she cried out for help and also screamed out that she was being killed by the accused persons. Also, the children were playing outside the house explained that the matter was being killed. The mother was being killed. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो बी होती है, सॉरी, ये जो बी होती है ये मारी जाती हैं इन तीनों से मिलके. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बिफोर जब ये मारी जा रही थी तो ये बहुत चिल्ला रही थी और इनके जो बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे, तो वो भी यहाँ पे एविडेंस हो जाते हैं कि ये अकरेंस हुआ था. तो अब बस वही यहाँ पे बोला गया कि अगर कुछ हो रहा है फिजिकली भी तो इंसान को कुछ तो रिएक्ट इंसान करेगा ना, तो बस वही इस केस में हुआ था सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि जब बी को मारा गया तो बी
ए और मदर, ए का मदर और फादर भी लायबल हुए थे, क्योंकि बी चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मेरे घर वाले मुझे मार रहे हैं, और बहुत रो रही थी। और इसके जो बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे और उन्होंने भी ये सुना था। तो जब पुलिस आई तो इनका कहना था कि वो अपने जल गई, पर बच्चों ने और जितने भी सोसाइटी के लोग थे उन्होंने बोला कि ये बहुत देर से चिल्ला रही थी। बच्चों ने भी बोला कि हाँ, हमारी माँ को मारा गया है। तो बस यही हुआ था। अब एक और केस ला है, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। अ वुमन विद अ कट थ्रोट केम रनिंग आउट ऑफ अ हाउस। शी वाज क्राइंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक वुमेन होती है, वो अपने घर से रोती हुई चिल्लाती हुई बाहर आती है, एक कट थ्रोट के साथ, ठीक है। तो अब इसमें ये तो हम नहीं बोल सकते ना कि उनका हस्बैंड लायबल ही था। हो सकता है कि उन्होंने खुद भी अपना गर्दन काट लिया हो, क्योंकि अगर ये कुछ कर रहा था तो ये उसी समय चिल्ला सकती थी, किसी का हेल्प मांग सकती थी, कुछ भी एविडेंस हो सकता था। पर यहाँ पे इनके खिलाफ कोई एविडेंस था ही नहीं। तो हो सकता था कि इन्हें फंसाने के लिए, मतलब अपने हस्बैंड को फंसाने के लिए, इन्होंने एक अपने आप को खुद हार्म किया और बाहर निकल गई रोते रोते। अब यहाँ पे ये हुआ था, चीफ जस्टिस जो थे वो जजमेंट देते समय बोले थे, द स्टेटमेंट इन ऑर्डर दैट देयर मे बी एडमिसिबल ऑफ रेस्गेशे शुड बी स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, क्योंकि ये अचानक से गला कटने के बाद रोते रोते आ रही है। अगर गला कट रहा था तब भी आप चिल्लाएंगी ना, तो वो एक स्पॉन्टेनियस एक्ट हो जाता। तो वही यहाँ पे बोलता है कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अब इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था रेज़गेशे का। पहला बोलता है कि ये मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों बोलता है? क्योंकि इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये मिसलीडिंग कहलाता है। नॉट डिफाइंड द वर्ड सेम ट्रांजैक्शन। अब सेम ट्रांजैक्शन को भी डिफाइन नहीं किया है। तो द पावर इज कंप्लीटली शिफ्टेड टू द कोर्ट, मे और मे नॉट कंसिडर एनी स्टेटमेंट और इंसिडेंट टू बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। क्या होगा कि अगर ये डिफाइन ही नहीं किया गया सेम ट्रांजैक्शन, तो वो पावर तो सीधे कोर्ट के पास जाती है कि वो डिसाइड करें कि वो सेम ट्रांजैक्शन है या नहीं है। और थर्ड इसको बोला गया कि ये अननेसेसरी है, क्योंकि बहुत बार इसे आप नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है कि नहीं, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन कोर्ट्स। मिसलीडिंग भी है ये, इसलिए इसे अननेसेसरी भी कहा गया है। Okay, so that's all for today's video. Please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, which is Nyay Shastra. Thank you.